Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss about the physical properties and preparation of carboxylic acids. तो carboxylic acids के बारे में सबसे पहले एक बुनियादी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर C डबल बॉन्ड O OH ये ग्रुप पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप, इसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक को कार्बोनाइल ग्रुप और एक को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर कार्बन क्योंकि एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो यहाँ पर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उस कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है, उस कार्बन के इर्द गिर्द जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में लगे होते हैं। ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये शो कर सकता है कुछ आइसोमेरिज्म, पर्टिकुलरली ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और स्टार्ट में जब हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे तो हमने ये भी फाइनल किया था कि ये शो कर सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है एस्टर्स के साथ। तो एस्टर्स जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्हें क्लासीफाई करना चाहें तो आप इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें से पहले होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दोनों में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है यानी कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम फिलहाल ज्यादातर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात ही करेंगे। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से हम कुछ मिसालें यहां पर कोट करेंगे। नॉमेनक्लेचर की जहां तक बात है, नॉमेनक्लेचर इंक्लूडेड है और नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमने स्टार्ट में ही नॉमेनक्लेचर को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो कर लिया था। आपके पास उस लेक्चर की एक्सेस अभी भी मौजूद होगी, आप उसी एक्सेस को मद्देनजर रखते हुए नॉमेनक्लेचर को देख लेंगे। कुछ मशहूर नाम अलबत्ता मैं यहाँ पर लाजमी डिस्कस कर दूंगा। तो एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी कुछ मिसालें मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे जहन में आता है वो है HCOOH, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं या एथानोइक एसिड कहते हैं। ये है फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड, ये है एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड। इसी तरीके से आगे चलते हुए हमारे पास है CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपायोनिक एसिड इसे कहते हैं। 4 कार्बन वाला एसिड होगा तो उसे ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। 5 कार्बन वाले एसिड को वैलेरिक एसिड कहते हैं। इनकी डिटेल हमें आपको हमारी जो बुक है स्टार्स की उसमें भी मिल जाएगी। तो ये तो हो गए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की जाए तो COOH, इसे नाम दिया जाता है ऑक्सालिक एसिड का। ऑक्सालिक एसिड हो गया। एक और मिसाल मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, वो है CH2COOH, इसे कहते हैं प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड या प्रोपेन डायोइक एसिड, जिसे मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। एक बात मैं यहां पर और आपके गोशगुजार करता चलूं कि ये जो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एलिफेटिक हैं और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन्हें नाम दिया जाता है फैटी एसिड्स का। इन्हें आप कहते हैं कि ये हैं फैटी एसिड्स, क्योंकि जो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके हायर मेंबर लाइक 12 कार्बन वाला, 13, 14, 15, 16 कार्बन वाला वो फैट्स की हाइड्रोलिसिस से हासिल होते हैं। तो उसी मुनासबत से इन सब को ही, चाहे एक कार्बन भी हो, फॉर्मिक एसिड भी हो, तब भी आप उसे फैटी एसिड ही कहेंगे। सही है जनाब। इसके मुकाबले में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कुछ मशहूर मिसालें हम देख लेते हैं। उसमें हमें मिलती है एक ये वाला जिसे आप कहते हैं बेंजोइक एसिड, आपने डेफिनेटली ये देखा होगा। और इसी तरीके से एक और मिसाल ले लेते हैं और वो है COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला
जिसे आप नाम देते हैं फर्थैलिक एसिड या थैलिक एसिड। लिखा जाता है थैलिक एसिड, फर्थैलिक एसिड पढ़ा जाता है थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट होता है, तो ये है थैलिक एसिड। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे थैलिक एसिड या फर्थैलिक एसिड, आप जिस तरह भी स्पेलिंग आपको याद हो सके वैसे आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर पर बात की हुई है। आइसोमेरिज्म वो पहले चैप्टर में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो एल्केन है उनके नाम से इनका नाम बनता है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला एल्केन मीथेन है, ये मेथानोइक एसिड है। 2 कार्बन वाले एल्केन को ईथेन कहते हैं, उसी मुनासबत से ये एथेनोइक एसिड है। 3 कार्बन वाले एल्केन को प्रोपेन कहते हैं, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया उसी मुनासबत से। अब हम बात कर रहे हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर इन्हें बनाने का तरीका देख लेंगे, और बनाने के तरीके में हम काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि इन्हें किस तरह तैयार किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डेफिनेटली we are only concerned about these fatty acids, यानी कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हमारे सिलेबस में डिटेल में है, बाकी सबके सिर्फ नाम या बुनियादी नॉमेनक्लेचर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास C1 से C3 वाले हैं, ये लिक्विड्स हैं और इनकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल वाले होते हैं। अगर बात की जाए C4 से C6 वाले, तो होते वो भी लिक्विड हैं, लेकिन उनकी स्मेल पंजेंट से ज्यादा आप कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट, प्लेजेंट स्मेलिंग देख लेने आपने, अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो उनकी होती है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन्स के। कार्बन एटम ज्यादा होते जाएंगे, पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि फॉर्मिक एसिड सॉल्युबल है, एसिटिक एसिड सॉल्युबल है, प्रोपेनोइक एसिड सॉल्युबल है, ब्यूटेनोइक एसिड सॉल्युबल है। पहले 4 जो हैं वो बड़े ज्यादा सॉल्युबल हैं, उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। अच्छा, यही नहीं बल्कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो मोलर मैस होता है ना जी, मोलर मैस इनका बढ़ता है ना जी, मोलर मैस बढ़ता है किसे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का, लाइक यहाँ पे मोलर मैस कम है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो जैसे जैसे मोलर मैस बढ़ता है वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाती है पानी के अंदर। सही है जी, पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, उस मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाती है, और उसके अंदर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं। ये आपने याद रखना है कि मोलर मैस बढ़ने के साथ साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत कम होती है, जबकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। कुछ बात बॉइलिंग पॉइंट की कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका वो डायरेक्टली रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। कुछ मिसालें अगर मैं कोट कर लूं तो वो हो जाएंगी कि जो फॉर्मिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम है प्रोपेनोइक एसिड से, CH3 CH2 COOH से। सही है जनाब। तो यहाँ पे इसका 100 है, ये 118 लिखा हुआ है, इसी तरह 140 की लाइन में लिखा हुआ है प्रोपेनोइक एसिड का। तो इस तरह ये ना बॉइलिंग पॉइंट इवन रिलेशन है, उसमें कोई खास बात हमें नहीं मिलती। अलबत्ता जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उसका एक ट्रेंड खास है। तो मेल्टिंग पॉइंट रिलेट्स टू नंबर ऑफ कार्बन। तो ना फर्क है थोड़ा सा बात में, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यानी कि कार्बन एटम बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता नहीं है, बल्कि देखा यह गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इवन कार्बन एटम वाला उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन एटम वालों से ज्यादा होता है। मसलन बताने का मकसद ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 कार्बन वाले से भी ज्यादा होगा और 3 कार्बन वाले से भी ज्यादा होगा। एक एनोमली और है यहाँ पर, वो भी आपने याद रखनी है, वो ये है
कि जो एसिडिक एसिड है CH3COOH, इसका मेल्टिंग पॉइंट C1 से लेके C9 में जितने भी हैं, यानी कि फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड वगैरह, उन सब से ज्यादा है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है जी 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सबसे ज्यादा है इस पूरी रेंज में। इसकी वजह यह है कि ये ना ज्यादा अच्छी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है, क्योंकि वो इवन वालों का ज्यादा है ऑड वालों से, तो इसकी कोई वजह भी होगी। इस वजह को समझाता है कहीं पर किसी और बुक के अंदर, वो कहता है कि ये जो रीजन है, इसका रीजन है सॉ टूथ रूल। अच्छा, सॉ टूथ रूल जो है ना, वो ये होता है कि जिस तरह सा जो है ना, वो आप कहते हैं कि जिस तरह होती है आपके पास कोई एक्स, जिसे आप कहते हैं आरी, आरी जो होती है, आरी में ना टूथ होते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल आरी की इस तरह करके अरेंजमेंट होती है। तो जो इवन कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी पैकिंग बेटर होती है। वो ना जब इवन कार्बन एटम वाले आते हैं तो वो यहाँ पर बेहतर तौर पर पैक हो जाते हैं बनिस्बत ऑड कार्बन एटम वालों के। तो इवन कार्बन एटम वालों की आपस में बेटर पैकिंग। याद रख लें कि सॉ टूथ रूल के मुताबिक जो इवन कार्बन एटम वाले हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनकी पैकिंग अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ऑड वंस। इसी वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग का बड़ा किरदार है। बॉइलिंग पॉइंट में तो मॉलिक्यूल वैसे ही दूर दूर होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग बड़ा असर डालती है। तो यहाँ पे पैकिंग अच्छी होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इवन वालों के ज्यादा है, यानी कि 4 वाले का 5 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है। इसी तरीके से 6 वाला जो कार्बन एटम वाला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका 7 वालों से भी ज्यादा है और 5 वालों से भी ज्यादा होगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये बात पता है, ये आपने याद रखनी है। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट बात है और वो है साइक्लिक डाइमर बनाने की सलाहियत। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो अगर आपके पास है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्म में RCOOH, RCOOH। इस तरीके से वो साइक्लिक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और साइक्लिक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने के नतीजे में उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है जी, वो ज्यादा हो जाता है। सही है जनाब। अब इस बात को जरा समझ लें कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, बल्कि वो ना डाइमर की फॉर्म में इकट्ठे पाए जाते हैं, उनका मोलर मैस बढ़ जाता है। सही है जनाब। तो यहाँ पर मैं 2 मिसालें दे देता हूं। अगर आपके पास HCOOH है या CH3COOH है और इन्हें आपने डाला हुआ है, इन्हें आप ऐड कर देते हैं किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट को मैं NP लिख रहा हूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट को मैं NP लिख रहा हूं। नॉन पोलर सॉल्वेंट की मिसालें हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो फॉर्मिक एसिड का जो अपना मोलर मैस होता है ना, वो होता है 2 और 12 14 और 32 46 46। तो जब वो डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है तो बेंजीन के अंदर इसका मोलर मैस आएगा 92 ग्राम। सही है जनाब। एसिटिक एसिड का अकेले मॉलिक्यूल का मोलर मैस होता है 60, लेकिन बेंजीन के अंदर ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है तो इसका मोलर मैस 120 ग्राम आता है। यानी कि जब ये साइक्लिक डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो इकट्ठे पाए जाने की वजह से जो मोलर मैस है वो हमें ज्यादा नजर आता है। ये सारा का सारा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हालात हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हालात मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब इस हवाले से हम कुछ सवाल देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं। पहला क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट आपसे कर लेते हैं हम डिस्कस। तो स्टेटमेंट ये है कि द एसिड that has lowest pKa। तो यहां पर 4 एसिड हैं, आपने ढूंढना है कि इनमें से सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है। अच्छा, pKa वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है? pKa वैल्यू कम होने का मतलब होता है कि वो एसिड सबसे अच्छा है। जो एसिड अच्छा होता है ना, उसकी pKa वैल्यू कम होती है। ये याद रखना है, मैं मेंशन भी कर देता हूं कि अगर जो है हमारे पास Ka लिख लेते हैं, Ka ज्यादा होती है, Ka ज्यादा होगी तो जो pKa है वो कम हो जाएगी। Ka ज्यादा तो pKa कम। और एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ना जी, एसिड की स्ट्रेंथ
वो भी ज्यादा होगी। तो एसिड वो अच्छा होता है जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा हो और pKa वैल्यू कम हो। तो जब वो कहता है कि लोएस्ट pKa है, इसका मतलब है कि Ka उसका ज्यादा होगा और एसिड भी वो अच्छा होगा। तो इन चारों में से सबसे अच्छा एसिड कौन है? पहले तो मैं हमेशा की तरह एलिमिनेशन कर दूं अल्कोहल की। ये जो फिनोल है, हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो फिनोल से बेहतर एसिड होते हैं। अब आ जाएं दूसरी बात की तरफ, वो ये है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, तो उस तरह पानी में सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत कम हो जाती है, पानी में प्रोटॉन देने की सलाहियत भी कुछ ना कुछ जो है समवट उस पर असर पड़ता है। तो देखा यह गया है कि जितने कार्बन एटम कम होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, उतना ही वो ज्यादा पोलर होता है, उसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है और उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे कम कार्बन की वजह से, सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन की वजह से सबसे बेहतर एसिड होता है। अच्छा जनाब, तो ये आपने याद रख लिया। दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ, तो चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कौन शो करता है? फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। तो हमने यहाँ पर कहा कि जो एस्टिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले 9 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से सबसे ज्यादा है ड्यू टू बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि एस्टिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है। याद रहे कि एस्टिक एसिड जो है ना, एस्टिक एसिड जो प्योर फॉर्म में होता है, जो प्योर एसिडिक एसिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अभी मैंने मेंशन किया 17 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका नाम है जी ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सब ग्रुप मेम्ब्रान में सबसे ज्यादा है पहले 9 मेंबर्स में। तो ये मुख्तसर सा एक जो है ना जायजा हमने लिया अपनी इंफॉर्मेशन का। इसके हवाले से हम अपने होम असाइनमेंट में और जो क्वेश्चंस हैं उसमें मजीद आपसे, जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा उसमें मजीद इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि किस तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। जी स्टूडेंट्स, अब आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार करने के कुछ तरीके। हमने आपके सामने लिख दिए हैं, 4 कॉलम बना दिए हैं। हम देखेंगे कि किस रिएक्टेंट को किस कंडीशन पर अगर रिएक्ट करवाया जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट हासिल होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे कि वहां पर क्या खास बातें हमें मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल वहां पर कार्बन चेंज क्या है, यानी कि क्या स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन सेम रहते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर कोई इंटरमीडिएट बनता है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कोई कार्बोकैटायन या कार्बन आयन या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो किस सीक्वेंस में हो रहा है, इस पर हमने बात करनी है। तो सबसे पहला रिएक्टेंट जो हमने यहां पर रखा है वो है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दी जाए तो उससे बनता है एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा दी जाए, जो कि दोनों हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो उससे एसिड बन जाता है। ऐसे एसिड को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, क्योंकि इस अमल के दौरान कार्बन एटम्स की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आती। तो याद रखना है आपने कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो उस ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशंस होंगी, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, या कोई भी एसिडिक कंडीशन आप यहां पर एम्प्लॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां पर जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को वाजे करने के लिए मैं इस आर की मदद ले रहा हूं कि यहां पर जो आर है उतने वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि जो अल्कोहल के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद है वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कार्बन की तादाद होगी। याद रखें कि यहां प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से जो है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे अमल में कार्बन एटम्स सेम रहते हैं। अलबत्ता अगर यहाँ कीटोन होती, सेकेंडरी अल्कोहल होती, तो उसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनना था। और आपको अभी जो लास्ट लेक्चर हमारा था कीटोन्स और एल्डिहाइड के हवाले से, वहां पर हमने बताया था कि कीटोन की ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन एटम्स की तादाद में चेंज आता है, कार्बन एटम्स डिक्रीज होते हैं। कैसे डिक्रीज होते हैं वो हमने आपसे जिक्र किया हुआ है और पेपर में उसके हवाले से हमने कुछ सवालात भी देखे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम हमेशा जो है वो डिस्कस करते हुए ये कहने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो क्या है इन एडिशन टू अदर थिंग्स। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो
वो एल्डिहाइड होता है। अच्छा, अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल ही एल्डिहाइड होगा तो फिर भी आप कोई ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन लगाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, KMN डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो कि सब के सब हमने एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन में पढ़े थे, वो सभी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या उसका साल्ट होता है। याद रहे कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के दौरान जो है अगेन कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट भी नहीं बनता, तो यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारी नजर से इससे पहले ना गुजरी हो। अगर हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको रिएक्शन करवाना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये याद रहे कि ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने अकेले तो नहीं मिलाना, पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, बाद में दूसरे स्टेप में ना उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे कंपाउंड की, फिर बनेगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा ये वाला RCOOH। अच्छा, अब RCOOH लिखने का मेरा मकसद ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है उसके साथ जो ये वाला कार्बन है ये आकर ऐड हो जाता है। यानी कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर 1 कार्बन जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है, फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो उससे 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड बनेगा। अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 2 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो ये आपने ना खास तौर पर इस पर ध्यान देना है। अच्छा, आगे चलते हैं एल्केन नाइट्राइल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्केन नाइट्राइल्स जो होते हैं, अगर आप एल्केन नाइट्राइल्स को रिएक्शन करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे उनकी, तो हाइड्रोलिसिस आप करवा सकते हैं एसिड की मौजूदगी में या फिर बेस की मौजूदगी में। दोनों से डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग मेंशन कर रहा हूं। जो एसिड हाइड्रोलिसिस है उसके जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो होता है ये, एसिड हाइड्रोलिसिस से आपको प्रोडक्ट हासिल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। लेकिन अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बेसिक हाइड्रोलिसिस से RCOO मेटल लगा देता, सही है जी, यहाँ पे साल्ट हासिल होगा। यानी कि बेसिक हाइड्रोलिसिस में वो एल्केन नाइट्राइल से जनाब वो एसिड नहीं हासिल होता बल्कि उसका साल्ट हासिल हो जाता है। एक बात और याद रखनी है कि एल्केन नाइट्राइल के इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है RCONH2, इसे कहा जाता है अमाइड। ये बड़ा ही एक अहम बात है यहाँ पर कि जो एल्केन नाइट्राइल्स हैं इनकी हाइड्रोलिसिस के दरमियान जो इंटरमीडिएट है वो अमाइड बनता है। यहाँ पे अमाइड बनता है और अमाइड फिर बाद में हाइड्रोलाइज होकर एसिड की मौजूदगी में एसिड बना देता है और बेस की मौजूदगी में ये वाली चीज बना देता है। याद रखना है कि एल्केन नाइट्राइल्स के अंदर और उनसे बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तो कोई कार्बन चेंज नहीं होता, लेकिन एल्केन नाइट्राइल्स जो है ना उनको बनाने के लिए असल में ये तरीका जो है ना ओवरऑल इस तरह काम करता है। देखें जरा, जनरल रिएक्शन यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, इस बात को जरा आप समझ लें। होता यह है कि एल्काइल हैलाइड को आप मिलाते हैं पोटेशियम साइनाइड से और इस रिएक्शन से बनता है एल्केन नाइट्राइल CN, सही है जी। और एल्केन नाइट्राइल से बाद में आप बना लेते हैं एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से जो कि मैंने आपके सामने मेंशन किया है। तो एल्केन नाइट्राइल में अगर 2 कार्बन है, एसिड में 2 कार्बन होंगे। एल्केन नाइट्राइल में 3 कार्बन है, एसिड में 3 कार्बन होंगे। लेकिन एल्काइल हैलाइड जो स्टार्टिंग मटेरियल, पहला स्टार्टिंग मटेरियल, उसके अंदर आप गौर करें कि अगर यहां पर R लगा हुआ है तो इससे जब पोटेशियम साइनाइड मिला तो R के साथ एक कार्बन ऐड हो गया, तो जो एसिड होगा उसमें भी एक कार्बन ऐड हो जाएगा। एल्केन नाइट्राइल से एसिड बनने में कार्बन ऐड नहीं होता, लेकिन असल में एल्केन नाइट्राइल जो है वो खुद अल्काइल हैलाइड से बनाए जाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से जो एसिड बन रहा है उसमें एक कार्बन जो है वो ऐड हो रहा है। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? ये जो ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर इसे मेंशन करना जरूरी है कि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें ये जो ट्रिपल बॉन्ड N वाला हिस्सा है इसे नाइट्राइल कहते हैं। ये पास पेपर में ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि इस ग्रुप का नाम क्या है, तो इसे नाइट्राइल कहते हैं। अच्छा जी, एस्टर्स की अगर बात की जाए तो एस्टर्स जो होते हैं जिनका फार्मूला आपको आना चाहिए RCOOR-, तो एस्टर्स के अंदर भी 2 रास्ते हैं। एस्टर्स के अंदर आप यहाँ पे एक और बात, वैसे यहाँ पे एक बात और मिसिंग है अभी, वो देख लें कि ये जो आप करवाते हैं ना हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर जो एक और प्रोडक्ट, एक तो आपके पास एसिड बन गया है, एसिड के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो प्रोडक्ट होता है अमोनियम क्लोराइड।
सही है जी। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है, इसे याद रखना है। बाई प्रोडक्ट के हवाले से भी अगेन जो है वो पास पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपने बाई प्रोडक्ट पर भी ध्यान देना है कि किस रिएक्शन में कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है। अच्छा जी, एस्टर्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो अगेन आप एसिड में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, मेजरली एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर आप बेस हाइड्रोलिसिस जो है वो करवा सकते हैं। और बिल्कुल पहले की तरीके से, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप एस्टर्स की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और अगर आप बेस हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बेस हाइड्रोलिसिस में एसिड जो है वो आपको जो मिलेगा पहली बारी वो होगा साल्ट, और साल्ट को बाद में फिर आपको फर्दर बेस से रिएक्शन करके HCl वगैरह से रिएक्शन करके इस चीज को बनाना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेंगे डायरेक्ट एसिड आ जाएगा, लेकिन अगर आप बेस की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड से फॉर एग्जांपल एस्टर को मिलाते हैं तो पहले साल्ट बनता है और साल्ट को आप बाद में एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही है जनाब। अब यहाँ पर इसका जनरल रिएक्शन जो है वो हमें जिक्र करना चाहिए। ये देखें जरा, RCOOR-, इससे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है RCOOH प्लस R-OH। यहां से सीखने वाली बात हमारे पास ये आ गई कि एसिड जो हमारा बनेगा उसके अंदर ये वाला हिस्सा सारा, मतलब ये वाला नहीं, थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा तो नहीं जाएगा डेफिनेटली, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं। सही जी, दोबारा बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो असल में ना याद रखना है आपने कि ये वाला हिस्सा जाता है। सही जी, ये वाला हिस्सा जाता है। तो हमें फिलहाल कार्बन से कंसर्न है, इसको आप बिल्कुल समझेंगे कि ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जितने कार्बन है ना जी वो जाएंगे एसिड के अंदर, यहाँ पर जितने कार्बन है वो एसिड के अंदर जाएंगे। ये वाला R-, ये वाला R-, ये इधर चला जाएगा। तो आपने कार्बन की काउंट बड़ी ध्यान से करनी है कि कौन से कार्बन एसिड में जाते हैं। कार्बन जो एसिड में जाते हैं ना, ये हमें सवाल में काफी प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एल्कीन्स जो है ना, एल्कीन्स की अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको KMnO4 स्ट्रॉन्ग KMnO4 यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग KMnO4 सॉल्यूशन, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहां पर भी जनरल रिएक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि अगेन यहां पे कार्बन चेंज हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे एक कार्बन का इंक्रीज था, यहां पर कार्बन का डिक्रीज आ रहा है, यहां पर भी डिक्रीज आ रहा है। किस तरीके से, ये देखें, RCH इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जब होती है तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और इस बॉन्ड के टूटने से दोनों हिस्से जो हैं वो चले जाते हैं एसिड के अंदर, और यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 2RCOOH। इस तरह प्रोडक्ट बन जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है जी कि यहाँ पे भी कार्बन कम होते हैं, कितने कम होंगे डिपेंड करेगा कौन सी टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ये भी प्रेपरेशन का एक तरीका है। बार बार बता रहा हूं कि प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, कार्बन का इंक्रीज, टाइप ऑफ रिएक्शन, इन पर आपने ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पर जब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो फिर हम एल्काइल बेंजीन का भी जिक्र कर लेते हैं। एल्काइल बेंजीन जो है ये साइड चेन ऑक्सीडेशन में आता है, इसे आपने पढ़ा होगा। तो ये आ गई एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन को मैंने ऑक्सीडाइज करवा दिया, डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन लगाई गई होंगी, KMnO4 और H पॉजिटिव सेम कंडीशन में लगा देता हूँ समझने की गर्ज से, यही कंडीशन यहाँ लगाई जाएंगी, और यहाँ से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हर बारी अलग अलग एसिड नहीं बनना, इसलिए मैं एक ही बारी मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे कोई स्पेशल हमें चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि इस रिएक्शन से एल्काइल बेंजीन और बेंजीन में फर्क होता है। वो हमने पहले ही बात की हुई है जब हमने बेंजीन वाला यूनिट पढ़ा था। सही है जनाब। तो ये आपके सामने रिएक्शंस की एक पूरी सीक्वेंस आ गई। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने नाइट्राइल को देनी है, उसमें थोड़े ट्रिक होते हैं। तो फिलहाल चलें हम ना यहाँ पर कुछ रिएक्शन देख रहे हैं और उसके हवाले से कुछ सवाल हैं, उन सवालों को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी इस हिस्से को हल करने में। सही है जनाब। तो अब यहाँ पे पहला सवाल हमारे पास आ गया। पहला सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि एल्केन नाइट्राइल्स, यहां पर जो पहले 3 सवाल हमने लिखे हैं ये पास पेपर से लिखे हैं ताकि आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस किस्म का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। एल्केन नाइट्राइल्स अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव,
तो एल्केन नाइट्राइल्स हैं, आपने उनकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी है, तो वहां से क्या हासिल होगा। यहां से ये भी हमने सीखा कि जो एल्केन नाइट्राइल्स का रिएक्शन है उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, दोनों, ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी से टूट जाना। सही है जी। एल्केन नाइट्राइल्स अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव, तो हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है, हमने उनकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी है। देखें जनाब, क्लियर कट मेंशन है कि यहां से हमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए। तो ये इस तरह आप जब ऑब्जेक्टिवली याद करेंगे तो आपको पेपर में इस सवाल को जल्दी हल करने में मदद मिलेगी। एक और सवाल देखते हैं यहां से जो हमें पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा गया था, इससे मिलते जुलते अगली बार भी पूछे जा सकते हैं। और वो ये था कि आपके पास है मीथाइल साइनाइड, आपने उसकी करवा दी है एसिड हाइड्रोलिसिस, और प्रोडक्ट जो है वो आपको देखना है कि क्या होगा। मिथाइल इसे आप मिथाइल साइनाइड कहते हैं या इथेन नाइट्राइल कहते हैं, दो नाम है, मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल। सही है जनाब। तो अब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, मैंने आपसे जिक्र कर लिया कि एल्केन नाइट्राइल्स जो होते हैं जब आप उनसे एसिड बनाते हैं तो जितने कार्बन एल्केन नाइट्राइल में है उतने ही एसिड में आते हैं, कम नहीं होते, चेंज नहीं होते कार्बन। लेकिन एल्काइल हैलाइड जिससे एल्काइल साइनाइड बनाया गया है, चेंज होता है यहां पर। चेंज कहां पर है जी, यहां पर चेंज है, यहां पर चेंज है कार्बन का, यानी कि अल्काइल हैलाइड से नाइट्राइल बनाने में। लेकिन नाइट्राइल से आगे जब हाइड्रोलिसिस करनी है, कार्बन का कोई चेंज नहीं है। जब कार्बन का चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर दो कार्बन है तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी दो कार्बन वाला होगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहां पर तीन कार्बन है, ये तो गलत हो गया। यहां पर एक कार्बन है, ये तो गलत हो गया। यहां पर तीन कार्बन है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा जी, सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड। तो मिथाइल साइनाइड जो है, जिसे इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसिटिक एसिड ही हासिल हो सकता है, और कोई प्रोडक्ट जो है वो हमें यहां पर हासिल होता हुआ नजर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। हमारे पास सवाल एक ये भी आया हमें पास पेपर के अंदर ही, कि आपके पास है स्टार्टिंग मटेरियल, ये देखें CH3 CH2OH, और आपने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। अब सबसे पहले आप देखें कि ये रिएक्टेंट कौन सा है। भाई ये रिएक्टेंट क्या एल्काइल बेंजीन, एल्कीन, एस्टर, एल्कीन, नाइट्राइल, ग्रिग्नाइट रिएजेंट या एल्डिहाइड है? जी नहीं, यहाँ पर तो OH ग्रुप है जो कि अल्कोहल की मिसाल होती है। और क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? जी हाँ, प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो उससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले वहां पे एल्डिहाइड बना होता है, और इस सारे अमल के दौरान कार्बन एटम तब्दील नहीं होते। तो दो कार्बन वाली अल्कोहल से फिर दो कार्बन वाला एसिड बनना चाहिए, जिसे एसिडिक एसिड कहा जाता है। ये हो गया एसिडिक एसिड की तैयारी। एक और तरीका हमने देखा, ये तीन सवाल थे हमने पास पेपर से लिए हुए। एक और एडिशनल सवाल अब हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, और सवाल ये है कि 2 ब्यूटीन आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, और आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसे ट्रीट करते हैं जी KMnO4 से और H पॉजिटिव की मौजूदगी में। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट को बनाने का तरीका क्या है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया था कि आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसे इस फॉर्म में देखना है कि 2 ब्यूटीन किस तरह लिखा जाता है, और उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है। डबल बॉन्ड से तोड़ना है, दोनों हिस्सों को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो मैं यहाँ पर 2 ब्यूटीन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसका बेहतर आंसर दे सकें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ गया जी स्टार्टिंग मटेरियल। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। यहां से होती है जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और दोनों साइड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। दो, एक तरफ दो कार्बन है, दो कार्बन की ऑक्सीडेशन से दो कार्बन वाला एसिड बनेगा। दो कार्बन वाले एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। दूसरी तरफ भी दो कार्बन है, दूसरी तरफ भी दो कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, दो कार्बन की ऑक्सीडेशन से दो कार्बन वाला एसिड बनेगा। उसका क्या नाम होता है, उसका नाम भी एसिटिक एसिड होता है। इधर से भी एसिटिक एसिड बन रहा है, इधर से भी एसिटिक एसिड बन रहा है, तो टोटल 2 मोल एसिटिक एसिड के बन रहे हैं। एसिटिक एसिड के 2 मोल वाला ऑप्शन यहाँ पर मुझे चार्ली में नजर आ रहा है कि यहाँ पर एसिटिक एसिड बनता है। सही है जनाब, ये भी आपने देख लिया, तो इस तरह के सवाल भी आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर एक और बात मैं बताता चलूं कि हमने जो फाइनली आपको याद करवाने के लिए बात कर रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन एटम तब्दील नहीं होते,
एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में कार्बन एटम तब्दील नहीं होते। क्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन ऐड होता है। एल्केन नाइट्राइल में अगर नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल जिससे नाइट्राइल बनता है एल्काइल हैलाइड यूज होगा तो फिर कार्बन ऐड हो जाएगा, एक कार्बन ऐड हो जाएगा। एस्टर्स के अंदर इस तरह बॉन्ड ब्रेकेज होती है, इसे आपने ध्यान में रखना है। सही है जनाब। एल्कीन्स के हवाले से मैंने सवाल पूछ लिया, उसमें बॉन्ड जहां से टूटता है वो भी देख लिया, एल्काइल बेंजीन भी आपके सामने रख लिया। एस्टर्स के हवाले से आपने देख लेना है कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है RCO ये चला जाता है एसिड के अंदर और दूसरा वाला हिस्सा अल्कोहल की तरफ चला जाता है। इस आइडिया को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए मैंने अगेन आपके लिए एक MCQ जो है वो डिवाइस किया है यहाँ पर, और उस सवाल को हम इस तरह लिख रहे हैं कि ये कंपाउंड है, ये मेरा रिएक्टेंट है HCOOC3H7। सही है जी। इसका नाम भी मैं लिख देता हूं ताकि फर्दर कंफ्यूजन आपकी थोड़ी दूर हो जाए। इसे कहते हैं प्रोपाइल फॉर्मेट। सही है जनाब, प्रोपाइल फॉर्मेट। तो एन प्रोपाइल फॉर्मेट हो सकता है, आइसो प्रोपाइल फॉर्मेट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो प्रोपाइल फॉर्मेट है, इस प्रोपाइल फॉर्मेट की आपने करवा दी है हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब सवाल यह है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोपाइल फॉर्मेट की हाइड्रोलिसिस जब आप करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट याद रखना है आपने कि किस तरह बनेगा। क्या R' जो आगे लगा हुआ है, क्या ये वाला हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा जो है वो एसिड बनाएगा या ये वाला हिस्सा एसिड बनाएगा। तो ये तो पक्की बात हो गई कि जो एसिड बनाना है ये रहा आपके सामने भाई, ये वाला हिस्सा एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। ये R' नहीं इस्तेमाल होता, ये वाला हिस्सा एसिड बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, ये अल्कोहल बनाता है। तो फिर यहां पर कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा है एक कार्बन। एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा तो एक कार्बन वाला एसिड, फिर आपने जज कर लिया कि यहां पर बनेगा जनाब फॉर्मिक एसिड। ये आपने ध्यान में रखना है। सही है जनाब। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे।